प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की हिंदी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठ 15 शीर्षक मेघ आए कविता के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। बच्चों, कविता मेघ आए नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है। इस कविता में कवि ने बादलों के आसमान में छाने पर प्रकृति की अत्यंत मनोहारी गतिशील क्रियाओं का चित्रण किया है। कवि ने मेघों के आने की तुलना सज कर आए प्रवासी अतिथि यानी दामाद से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सजीव वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। तो आइए बच्चों, अब हम इस कविता के अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर को जानें। पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। उत्तर, नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपनी कविता शीर्षक मेघ आए में बादलों के आसमान में छाने पर प्रकृति की अत्यंत मनोहारी गतिशील क्रियाओं का चित्रण किया है, जो निम्नलिखित है। बयार नाचती गाती चलने लगी, पैर झुकने लगे मानो वे गर्दन उचकाकर बादलों को निहार रहे हैं। आंधी चलने लगी, धूल उठने लगी, नदी मानो बाकी नजर उठाकर ठिठक गई। पीपल का पेड़ झुकने लगा, लताएं पेड़ों की शाखाओं में छिप गई, तालाब जल से भर गए, क्षितिज पर बिजली चमकने लगी, धारासर जल बरसने लगा जिसके कारण जगह जगह से बांध टूट गए। प्रश्न 2, निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? बच्चों, यह कविता पूरी तरह से प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है। इसमें कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने विभिन्न प्रतीकों का उपयोग किया है अपनी कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए। तो इनमें से कुछ प्रतीकों को अभी हम जानेंगे। पहला है धूल। धूल प्रतीक है स्त्री या अलहर बालिका का। पेड़ नगरवासी का प्रतीक है, नदी स्त्री का, लता मेघ रूपी नायक की प्रतीक्षारत नायिका, ताल प्रतीक है सेवक का। अब प्रश्न 3, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? इसका उत्तर हम लिखेंगे, लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट से देखा क्योंकि वह मेघ के देर से आने के कारण व्याकुल हो रही थी उसे देखने को, किंतु संकोचवश उसके सामने नहीं आ सकती थी। प्रश्न 4 में बच्चों है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो क, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की। तो बच्चों, इस पंक्ति का भाव हम इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठ मेघ आए से उद्धृत है। इस पंक्ति से कवि श्रेष्ठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने मेघ एवं लता का मानवीकरण करते हुए मेघ के आने पर लता की मनः स्थिति का सुंदर चित्रण किया है। कवि के अनुसार लता यानी नायिका को यह भ्रम था कि उसके प्रिय मेघ आएंगे या नहीं, परंतु बादल रूपी नायक के आने से सारे भ्रम दूर हो गए। अपनी शंका पर दुख व्यक्त करती हुई नायिका अपने प्रिय से क्षमा याचना करती है। ख, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। तो बच्चों, इस पंक्ति का भाव हम इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठ मेघ आए से उद्धृत है। इस पंक्ति के माध्यम से कविवर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने प्रकृति के अन्य सभी रूपों पर मेघ के आने के प्रभाव का सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि मेघ के आने का भान होते ही नदी रूपी नवविवाहिता ठिठक कर अब जब ऊपर देखने की चेष्टा करती है तो उसका घूंघट सरक जाता है और वह तिरछी नजर से आए हुए आगंतुक को देखने लगती है। प्रश्न 5, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए?
बच्चों, जब कोई मेहमान हमारे घर परिवार में आता है तो हमारे परिवार में भी कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होते हैं। ठीक उसी प्रकार मेघ रूपी मेहमान जब आ गया है तो उससे हमारे आसपास के वातावरण भी प्रभावित होते हैं। उसे ही हमें इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, मेघ रूपी मेहमान के आने से हवा के तेज बहाव के कारण आंधी चलने लगती है, जिससे दरवाजे खिड़कियां खुलने लगती है। पेड़ भी अपना संतुलन खो देते हैं। नदी और तालाब के पानी में उथल पुथल होने लगती है। पीपल का पुराना पेड़ भी झुक जाता है। अंत में बिजली कड़कने के साथ वर्षा होती है। प्रश्न 6, मेघों के लिए बन ठन के सवर के आने की बात क्यों कही गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे, मेघों के लिए बन ठन के सवर के आने की बात करके कवि ने मेघों का मानवीकरण किया है। हमारा देश कृषि प्रधान है, अतः यहाँ बहुत दिनों तक न आने के कारण गांव में मेघ की प्रतीक्षा की जाती है। जिस प्रकार मेहमान यानी दामाद बहुत दिनों बाद आते हैं, उसी प्रकार मेघ भी बहुत समय बाद आए हैं। अतिथि जब घर आते हैं तो संभवतः उनके देर होने का कारण उनका तैयारी के साथ आना होता है। कवि ने मेघों में सजीवता डालने के लिए मेघों के बन ठन के सवर के आने की बात कही है। अब प्रश्न 7, कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोजकर लिखिए। उत्तर, कविता में प्रयुक्त मानवीकरण अलंकार इस प्रकार हैं। पहला है, आगे आगे नाचती बयार चली। यहाँ बयार का स्त्री के रूप में मानवीकरण हुआ है। दूसरा, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। यहाँ मेघ का दामाद के रूप में मानवीकरण हुआ है। तीसरा, पैर झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। यहाँ पैरों का नगरवासी के रूप में मानवीकरण किया गया है। 4, धूल भागी घाघरा उठाए। यहाँ धूल का स्त्री के रूप में मानवीकरण किया गया है। 5, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। पीपल का पुराना वृक्ष गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में यहाँ मानवीकरण किया गया है। बोली अकुलाई लता। लता यहाँ स्त्री की प्रतीक है। कविता में प्रयुक्त अलंकार इस प्रकार हैं। पहला, क्षितिज अटारी। यहाँ क्षितिज को अटारी के रूपक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। दूसरा, दामिनी दमकी। बिजली के चमकने के रूपक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तीसरा, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके। यहाँ आंखों से गिरने वाले आंसू को बारिश के पानी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों, अब हम प्रश्न 8 देखते हैं। कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उसका वर्णन कीजिए। प्रस्तुत कविता में गांव के रीति रिवाजों के माध्यम से वर्षा ऋतु का चित्रण किया गया है। इसके माध्यम से कवि ने गांव के कुछ रूढ़िवादी परंपराओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की है, जो इस प्रकार है। 1, दामाद चाहे किसी के भी घर आए, लेकिन गांव के सभी लोग उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। 2, गांव की स्त्रियां मेहमान से पर्दा करती हैं। तीसरा, नायिका भी मेहमान के समक्ष घूंघट रखती है। चौथा, सबसे बुजुर्ग आदमी को झुककर मेहमान का स्वागत करना पड़ता है। 5वां, मेहमान के आगमन पर वधू पक्ष के लोगों को दूल्हे के पैरों को पानी से धोना होता है। प्रश्न 9, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान दामाद के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने आकाश में बादल छाने का गांव में मेहमान दामाद के आने से तुलना कर अत्यंत रोचक वर्णन किया है। मेघ रूपी शहरी पाहुन मेहमान के आते ही पूरा गांव उल्लास से भर उठा। शीतल बयार नाचती गाती हुई पाहुन के आगे आगे चलने लगी। सभी ग्रामवासियों ने अपने दरवाजे और खिड़कियां खोल लिए ताकि वे पाहुन के दर्शन कर सकें। पैर उचक उचक कर पाहुन को देखने लगे।
आंधी अपना घाघरा उठाए दौड़ चली। नदी बंकिम नैनों से मेघों की साज सज्जा को देखकर हैरान है। गांव के पुराने पीपल ने भी मानो झुककर नमस्ते की। आंगन की लता संकोच से दरवाजे की ओंठ में सिकुड़कर मनुहार की। गांव का तालाब मेहमान के स्वागत में पानी की परात भर लाया। बिजली भी चमकने लगी। इस प्रकार पूरा गांव उल्लास से तरंगित हो उठा। प्रश्न 10, काव्य सौंदर्य लिखिए। तो पंक्ति है, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो बच्चों, इस पंक्ति का काव्य सौंदर्य हम इस प्रकार से लिखेंगे। भाव सौंदर्य, पाहुन दामाद के माध्यम से प्रकृति का मानवीकृत रूप प्रस्तुत किया गया है। इन पंक्तियों में शहर में रहने वाले दामाद का गांव में सज सवर कर आने का सुंदर चित्रण है। शिल्प सौंदर्य, भाषा खड़ी बोली का सहज तथा सरल रूप प्रस्तुत किया गया है। कहीं कहीं ग्रामीण शब्दों जैसे पाहुन का प्रयोग किया गया है। शैली, चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। दृश्यबिंब साकार हो उठा है। गुण, माधुर्य गुण है। अलंकार, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। बड़े बंठन के, यहाँ अनुप्रास अलंकार है क्योंकि व वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के में मानवीकरण अलंकार है। रचना तुकांत युक्त है। बच्चों, अब रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न हैं। यूं तो रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न बच्चों ये आपको स्वयं से करने हैं, फिर भी आपकी मदद हेतु मैं यहाँ इसके संदर्भ में भी कुछ बता दे रही हूँ। प्रश्न 11, वर्षा के आने पर अपने आसपास के वातावरण में हुए परिवर्तनों को ध्यान से देखकर एक अनुच्छेद लिखिए। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। वर्षा के आने पर आकाश बादलों से घिर जाता है। चारों ओर छायादार रोशनी दिखने लगती है। हर तरफ हरियाली छा जाती है। सड़कों पर आवागमन कम हो जाती है। काले और रंग बिरंगे छाते दिखने लगते हैं। पशु पक्षी भी पेड़ों की ओट में छिप जाते हैं। कई रास्तों पर पानी भर जाता है। बच्चे बड़े सभी में वर्षा की रिमझिम फुहारें उल्लास भर देती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु बहुत ही आनंददायक एवं मनमोहक होती है। प्रश्न 12, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, पता लगाइए। बच्चों, पीपल के वृक्ष की आयु अन्य सभी वृक्षों से अधिक होती है। अक्सर गांव में पीपल के वृक्ष को पूजनीय माना जाता है तथा इसकी पूजा की जाती है। इन्हीं कारणों से कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग कहा है। प्रश्न 13, कविता में मेघ को पाहुन के रूप में चित्रित किया गया है। हमारे यहाँ अतिथि दामाद को विशेष महत्व प्राप्त है, लेकिन आज इस परंपरा में परिवर्तन आया है। आपको इसके क्या कारण नजर आते हैं, लिखिए। हमारे देश में अतिथि देवो भव की परंपरा रही है, किंतु वर्तमान समय में परिस्थितियां बदलती नजर आ रही हैं। इसका प्रमुख कारण पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आज हम इतने आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं कि आज हमारे पास दूसरों के लिए समय का अभाव हो गया है। इसी कारण आज संयुक्त परिवार की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। साथ ही अतिथि का सत्कार करने की परंपरा भी प्रायः लुप्त होती जा रही है। बच्चों, ये थे आपके रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न उत्तर। अब है भाषा अध्ययन। तो भाषा अध्ययन में प्रश्न 14 है, कविता में आए मुहावरों को छांटकर अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। तो बच्चों, इस कविता को पढ़ने के दौरान आपने देखा होगा इसमें कई मुहावरों का प्रयोग किया गया है कविता की रोचकता को बढ़ाने के लिए। तो इन मुहावरों का अर्थ तो आप समझ गए होंगे, इन्हें वाक्यों में प्रयोग करना है। एक वाक्य यहाँ मैं बता दे रही हूँ। बन ठन के, यह भी एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है तैयारी के साथ। तो इसका वाक्य हम लिख सकते हैं, आज मेले में सभी बन ठन के आए थे। दूसरा है सुधि लेने, सुधि यानी खबर लेना, सुधि लेना खबर लेना।
तो इसका वाक्य होगा, विदेश में बसे बेटे ने वर्षों से माँ बाप की सुधि तक नहीं ली है। गांठ खुलना, समस्या का समाधान होना। इसका वाक्य हम लिख सकते हैं, परस्पर बातचीत से सारी गांठ खुल सकती है। चौथा मुहावरा है, मिलन के अश्रु। इसका अर्थ होता है मिलने की खुशी। तो इसका वाक्य, इतने दिनों के बाद पुराने दोस्तों के मिलते ही आंखों से मिलन के अश्रु बह निकले। इसके बाद है प्रश्न 15, कविता में प्रयुक्त आंचलिक शब्दों की सूची बनाइए। तो बच्चों, इस कविता में कई आंचलिक शब्द हैं, जैसे बयार, पाहुन, उचकाना, जुहार, सुधी, किवार, अटारी। प्रश्न 16, मेघ आए कविता की भाषा सरल और सहज है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, कविवर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की भाषा सरल एवं सहज है, यही इनके काव्य की विशेषता होती है। तो मेघ आए कविता की भाषा भी सरल और सहज है। इसके कई उदाहरण कविता में हम देख सकते हैं, जैसे मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, पाहुन ज्यों आए हो आदि पंक्तियों में साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं पर गांव का माहौल स्थापित करने के लिए ग्रामीण भाषा जैसे पाहुन, सुधी आदि का प्रयोग किया गया है, उसे भी समझने में कठिनाई नहीं होती है। तो बच्चों, ये थे आपके इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सभी प्रश्नों के उत्तर भलीभांति समझ